हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट कोड BPSE 142, जिसका सब्जेक्ट नेम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। यहाँ पे हम आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये PDF आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स को कवर करता है। यहाँ पे आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला तो इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दूसरा अपडेट यह है कि हमारे पास इसके दो सेट अवेलेबल हैं। सेट 1 आपको कंप्लीट स्टडी करवाया जाएगा और PDF फ्री दिया जाएगा, लेकिन सेट 2 पेड है और पेड प्राइस इतना कम है कि आप सभी स्टूडेंट इजीली उसे परचेज कर सकते हैं। जो भी परचेज करना चाहें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके PDF को परचेज कर सकते हैं सेट 2 को। सेट 1 फ्री कैसे मिलेगा, तो वो उसके लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, तभी आपको वो मिल पाएगा। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, 1947 से विभिन्न चरणों में कार्य कर रही भारत की विदेश नीति का अवलोकन कीजिए। तो 1947 यानी कि जब भारत आजाद हुआ उस समय से लेकर अब तक का जो विदेश नीति का जो चरण रहे, जो इसके सिस्टमैटिक स्टेप रहे, इसी के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आप आंसर में लिख सकते हैं कि जब भारत हमारा आजाद होता है तो स्वतंत्रता के समय हमारे देश के सामने अनेक जो है परिस्थितियां थी और इन परिस्थितियों में हमें अनेकों रूप से वैश्विक बदलावों का भी सामना करना था। तो इन वैश्विक बदलाव और हमारे देश की आंतरिक परिस्थितियों ने हमें अपनी विदेश नीति के निर्माण करते समय अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास नीति और वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया या भूमिका निभाई। तो इसके अगर हम चरणों की बात करें तो पहला चरण आप लिख सकते हैं 1947 से लेकर 1960 के दशक के बीच में। तो इस समय अगर हम भारत की विदेश नीति देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत की विदेश नीति का निर्माण किया गया और प्रारंभ में हमारी विदेश नीति का जो मुख्य रूप था या आधार था वो था गांधीवादी और नैतिक दृष्टिकोण के आधार पे, और इसी से संबंधित हमारा विदेश नीति आगे बढ़ा। फिर आती है इसी में आगे घटनाक्रम आता है जिस समय देखते हैं शीत युद्ध के दौर में कि विश्व जो है दो खेमों में बंट चुका था, एक था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ का। लेकिन हमारे देश की विदेश नीति ऐसी थी कि हमने इन दोनों ही शक्ति गुटों में शामिल ना होने का फैसला लिया और हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की, जिसमें हम देखते हैं कि नेहरू की अध्यक्षता में 1955 में बाइंडुंग सम्मेलन होता है और भारत समेत कई अन्य देशों ने इस एग्रीमेंट पे या इस आंदोलन, इस समझौते पे हस्ताक्षर किए और दोनों शक्ति गुट में से किसी के पक्ष में ना जाने का फैसला लिया और गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। फिर यहाँ अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तो भारत ने जितने भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें अपनी सक्रिय रूप से भागीदारी ली और हमने उपनिवेशीकरण और उपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ लगातार इसमें आवाज उठाते रहे। फिर दूसरा चरण या स्टेप आता है इसका आपका 1960 से लेकर 70 के दौर में। तो इस समय देखते हैं कि भारत की जो कूटनीति थी या जो हमारी विदेश नीति थी उसको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इस चुनौती में सबसे इंपॉर्टेंट था 1962 में चीन के साथ युद्ध, फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और वापस 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो इस युद्ध ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी चुनौतियां खड़ी की, जिसके साथ ही हमने सोवियत संघ के साथ कई मजबूत समझौते किए ताकि हम सामरिक रूप से एक मजबूत और सशक्त देश बन सके। 1962 में देखते हैं कि चीन के साथ हमारा युद्ध होता है, फिर 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है और 1971 में पुनः जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो हमारी विदेश नीति की जो पावर थी उसी के बावजूद हमने एक नए देश बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया और बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। फिर अगर आप इसके तीसरे चरण की बात करें तो ये आता है आपका 1970 से लेकर 1990 के दशक के समय में। तो इस समय देखते हैं कि होता क्या है कि जो भारत था उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां सामने आ रखी थी, जिसमें हम वैश्विक राजनीति थी वहां पे कई परिवर्तन होते हुए हमें नजर आ रहे थे। तो इन्हीं सब से हमें अपनी विदेश नीति को प्रभावित होकर बनाना था, जिसमें कि हम देखते हैं हमारा 1974 में हम अपना पहला परमाणु परीक्षण करते हैं जिसका स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया और यह वैश्विक कूटनीति में भारत को एक मजबूत स्थिति के रूप में
सामने लाकर खड़ा करता है कि अब हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में देखते हैं कि भारत और सोवियत संघ के साथ हमने अपना संतुलन बनाए रखा। हमने किसी भी एक गुट में शामिल नहीं हुए, किसी एक के फेवर में नहीं गए, बल्कि संयुक्त सोवियत संघ के साथ और अमेरिका के साथ, दोनों के साथ ही अच्छे रिश्ते बनाए रखे। फिर बात करें 1990 के दशक के बाद, तो इस समय हमारे देश में जो परिवर्तन हो रहे थे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि 1991 में हमारे देश में आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू किए गए, जिसमें कि हम निजीकरण वगैरह चीजों, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में देखते हैं कि हमने निजीकरण की शुरुआत की, उदारीकरण की शुरुआत की अपने देश में, ताकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, उद्योग धंधे हमारे देश में स्टैब्लिश हो सके। और इसी काल में जो है भारत ने जो है अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जो कि 1998 में पोखरण में किया गया था। और इस परमाणु परीक्षण ने हमारे देश को रक्षात्मक तौर पे और मजबूत कर दिया और पश्चिमी देशों के साथ हमने एक नए सिरे से अपने रिश्तों की शुरुआत की। फिर बात करें अगले चरण की, तो इसमें आप लिख सकते हैं सन 2000 से लेकर 2020 के दौर में। तो इस समय जो देखते हैं हम कि जो हमारी विदेश नीति थी, उसका मुख्य फोकस था कि किस प्रकार से हम आर्थिक विकास कर सके, अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ा सके और वैश्विक मुद्दों में सक्रिय भागीदार हम बन सके। 2005 में देखते हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से इससे हुआ क्या कि भारत की विदेश नीति एक नए महत्वपूर्ण मोड़ पे आ गई। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ भी रिश्तों में हमें विविधता देखने को मिली। हमने समय समय पर दोनों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए, वार्ताएं की, ताकि अपने समझौतों के द्वारा संबंधों को मधुर बनाया जा सके। फिर इसके बाद करें सन 2020 और उसके बाद से लेकर अभी तक की, तो इस समय देखते हैं कि एक नया और सशक्त भारत उभरकर सामने आया। हमने अपनी विदेश नीति के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ाया, वैश्विक रूप से सशक्त होने की भूमिका निभाई और हमने इसमें देखते हैं कि क्वाड जैसे सम्मेलनों में हमने भागीदारी निभाई। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। इसके अलावा यूक्रेन संकट जैसे जो मुद्दे थे, इस पर भी भारत की विदेश नीति दिलचस्प रूप से हमें सामने देखने को मिली। इसके अलावा समय समय पर हम लगातार संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार की मांग करते रहे और अपनी स्थायी सदस्यता की भी हम सक्रिय रूप से पहल अपनी जारी रखे हुए हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है, भारत की विदेश नीति के निर्माण में विभिन्न सरकारी संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो हमारी जो विदेश नीति का निर्माण होता है, इसमें कौन कौन से सरकारी संगठन या सरकारी जो संस्थाएं हैं वो भाग लेती है और किस प्रकार से हेल्प करती है, इसी को आपको बताना है। तो भारत की जो विदेश नीति है बहुत ही एक जटिल कार्य है और इस जटिल कार्य में केवल कोई एक व्यक्ति या एक संस्था कार्य नहीं करती, बल्कि इसमें अनेक संस्थाएं शामिल है जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और भारत की राष्ट्रीय हितों को, भारत के आर्थिक विकास की नीतियों को, भारत का जो भी दिलचस्पी है उसको निर्धारित करने में और विदेश नीति निभाने में इन सारे संगठनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल आता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट की। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो विदेश नीति निर्माण का सबसे प्रमुख सदस्य के रूप में होता है और उसकी कैबिनेट और प्रधानमंत्री द्वारा ही अधिकतर जो महत्वपूर्ण इश्यूज हैं या जो महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं ये लिए जाते हैं और विदेश नीति के दिशा निर्देशक भी प्रधानमंत्री और कैबिनेट ही कहे जाते हैं। अगर कैबिनेट की बात करें तो ये विदेश नीति से संबंधित जो भी निर्णय है उसको मंजूरी देता है। उदाहरण के लिए देखें तो विदेश नीति में हमें जैसे एक मोड़ जो देखने को मिला था 1974 में जो हमने परमाणु परीक्षण किया था, तो ये फैसला भी हमारे प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा ही लिया गया था। तो इस प्रकार से हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी, हमारे देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप हम कैसे अपने आप को ढालेंगे, यह निर्णय प्रधानमंत्री और कैबिनेट द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा विदेश नीति के निर्माण में विदेश मंत्रालय का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह भारत सरकार की एक केंद्रीय एजेंसी है जो विदेश नीति निर्माण में और उसके क्रियान्वयन में जिम्मेदार होती है। विदेश नीति में देखें तो हमें कई सारे विभाग देखने को मिलते हैं जो कि कूटनीति, आर्थिक सुरक्षा, ठीक है, आर्थिक चीजें और सुरक्षा और राजनीतिक मामलों में अपना हस्तक्षेप देती है और इसमें निर्णय लेने के लिए विदेश नीति काम करता है या विदेश मंत्रालय काम करता है। विदेश मंत्रालय का देखिए क्या काम है कि अन्य विश्व के अन्य देशों के साथ किस प्रकार से संबंध साधा जाए, अपने दूतावास की वहां स्थापना की जाए, उच्च आयोग के माध्यम से जो भारत की कूटनीतिक गतिविधियां हैं उसको समन्वय किया जाए और विदेश मंत्रालय जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ हमारी भागीदारी सुनिश्चित
करने के लिए लगातार काम करती रहती है। इसके अलावा इसमें आता है एक और महत्वपूर्ण संस्था जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करें तो मुख्य तौर पे जो इसका काम होता है यह भारत की सुरक्षा नीतियों से संबंधित होता है। भारत की सुरक्षा के लिए ये रणनीतियां बनाती है, उससे संबंधित जो है प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट को सलाह देने का काम करती है। और सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा के संबंधित जितने भी मामले होते हैं ये सभी देखरेख राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। इसमें खास तौर से हमारे देश की जो आंतरिक समस्याएं हैं या जो किसी देश के साथ सीमा विवाद है, आतंकवाद जैसे मुद्दे हो गए या सैन्य गठबंधन हमें किस देश के साथ करना है, ये सारी चीज राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देखती है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल जो है ये भी हमारी विदेश नीति के महत्वपूर्ण घटक है या निर्माता के रूप में कार्य करते हैं। खास तौर से देखते हैं जब हमें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधनों में शामिल होना होता है। आपने कई बार जरूर सुना होगा कि हम किसी ना किसी देश के साथ जो है अपना राष्ट्रीय बलों का जो है अभ्यास करते हैं। जो सुरक्षा बलों का एक ड्रिल होता है उसमें शामिल होते हैं, कभी अमेरिका के साथ होते हैं, कभी रूस के साथ, कभी चीन के साथ भी। और इसके अलावा हम अपने सैन्य मिशन भी कई देशों में अंजाम देते हैं जो कि शांति स्थापना के लिए होती है। तो किस प्रकार का हमारा सैन्य संबंध होगा अन्य देश के साथ, ये सारी नीति रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल द्वारा देखे जाते हैं। इसके अलावा विदेश नीति के निर्माण में भारत की जो खुफिया एजेंसियां रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो है यानी कि रिसर्च एनालाइज विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, तो ये ऐसी खुफिया संगठनें हैं हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जो है उनको समझती है और उसको समझने के पश्चात हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। और जो भी संभावित खतरे आने वाले हैं हमारे देश में, इनसे हमारी सरकारों को समय समय पे अवगत कराती रहती है। इसके अलावा भारत का संसद भी विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें हम देखते हैं कि संसद के हमेशा सदन चलते रहते हैं और इन सदनों में सरकार को अपनी विदेश नीति से संबंधित जो है जवाब देने होते हैं। जब विपक्षी पार्टी विदेश नीतियों के बारे में कोई सवाल जवाब करती है तो वहां पे पूरा एक वार्तालाप चलता है और उसमें सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यह सारा कुछ सरकार को बताना होता है। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि आपको बताया था ये PDF मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और PDF वहीं मिल जाएगा। PDF को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होगी, वो पासवर्ड हमने अपने स्क्रीन पे दे दिया है। इसी पासवर्ड को फिल करें और इसी के द्वारा आप जो है उस PDF को ओपन कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, शीत युद्धोत्तर युग में प्रमुख शक्तियों के प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए। यानी शीत युद्ध के बाद के समय में हमारी जो विदेश नीति रही प्रमुख शक्तियों के प्रति वो किस प्रकार की रही, इसके बारे में आपको बताना है। तो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की बात करें यानी कि यह समय हुआ आपका 1991, जिस समय शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। और शीत युद्ध समाप्त होने के बाद हम देखते क्या है कि जो सोवियत संघ था वो कई हिस्सों में टूट के रह गया, बिखर गया, जिसकी वजह से जो अमेरिका था वो एक सबसे शक्तिशाली और वर्चस्वपूर्ण एक स्टेट के रूप में या एक देश के रूप में उभर कर सामने आया। तो विश्व स्तर पे जो ये घटनाएं घट रही थी इसने भारत में विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। इसी के आधार पे हमने अपनी आर्थिक विकास के कार्यक्रम शुरू किए, सुरक्षा की चुनौतियां जो हमारे सामने थी उसके निर्णय लिए और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हमें किस प्रकार का संबंध बनाना है ये चीज डिसाइड करने में ये पोस्ट कोल्ड वॉर एरा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो इसमें आप पहला इसका हेडिंग लिख सकते हैं, भारत और अमेरिका के बीच। तो जैसे ही देखते हैं कि सोवियत संघ का पतन हो जाता है तो वैश्विक राजनीति में बहुत भूचाल आ जाता है और राजनीतिक बदलाव आता है और भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया मोड़ आ जाता है। शीत युद्ध का जो समय था उसमें हमने देखा था कि भारत ने अमेरिका के साथ दूरी बनाए रखी थी। हम किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत झुकाव हमारा सोवियत संघ के साथ था। लेकिन इसमें हमने अमेरिका के साथ भी एक नए रिश्ते की शुरुआत की और 1991 में देखते हैं कि हमारे देश में जो आर्थिक सुधार और वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता के राह पे जो हम चले तो भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला। तो 1990 यानी 91 के दशक की बात करें तो जैसा कि बताया भारत में जो आर्थिक सुधार हुए उसके बाद भारत का अमेरिका के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे को
हेल्प करने का प्रयास किया। इसके अलावा देखते हैं कि नागरिक और परमाणु समझौता हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। हमने 2005 में अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे हुआ कि एनएसजी जो समूह है यानी कि जो परमाणु आपूर्ति समूह है, इसके हम हिस्सेदार बन गए और इसमें हम लगातार पार्टिसिपेशन करने लगे और अमेरिका के साथ हमने रणनीति साझेदारी अपनी मजबूत की। फिर अगर हम सैन्य सहयोग के रूप में देखें तो प्रारंभ में तो हम सोवियत संघ पे ही डिपेंडेंट थे और रूस पे डिपेंडेंट थे, लेकिन रक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यासों के लिए 21वीं सदी में हमने सैन्य सहयोग भी अमेरिका के साथ एस्टेब्लिश किए। वहीं अगर हम बात करें भारत और रूस के संबंधों का, तो सोवियत संघ जब विघटित हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमने रूस के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। प्रारंभ में तो तनावपूर्ण थे, लेकिन उसके बाद हमने सोवियत संघ के साथ निरंतर वार्तालाप करते रहे और अपनी साझेदारी उनके साथ बनाए रखी, जिसमें देखते हैं कि हम रणनीतिक साझेदारी के तौर पे एक दूसरे के लिए सामने आए, जिसमें कि हमारे जो रक्षा उपकरण थी उसकी आपूर्ति रूस द्वारा किया जा रहा था, जो भी सैन्य सहयोग था वो रूस द्वारा किया जा रहा था और परमाणु ऊर्जा के लिए भी रूस ने लगातार हमें सहयोग किया। इसके अलावा साझा हित को देखते हुए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत और रूस ने एक दूसरे का हमेशा समर्थन किया। उसके अलावा पारंपरिक सहयोग के रूप में देखें तो भारत को अगर तकनीकी सहायता चाहिए हो तो उसके लिए भी हमने रूस से संपर्क किया। जो भी सैन्य सामान चाहिए हो, जैसे कि विमान हो गए, युद्धपोत हो गए, मिसाइल हो गए, तो इसकी भी आपूर्ति लगातार हमें रूस द्वारा की जाती रही। वहीं अगर हम भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो इस समय देखते हैं कि जो शीत युद्धोत्तर दौर था, शीत युद्ध के बाद का समय था, तो उस समय भारत और चीन के रिश्तों में काफ़ी जो है अजमंजस बना रहा, क्योंकि हमेशा हमें जो है हम इससे अवगत थे कि 1962 में किस प्रकार का हमला हमारे ऊपर किया गया था। इसलिए भारत ने अपनी सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता दी, लेकिन लगातार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वार्तालाप करते रहे। लेकिन इसके बावजूद आज भी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भारत और चीन का सीमा विवाद कायम है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग भारत और चीन के बीच में लगातार चलते रहा। सन 2000 में देखते हैं कि भारत और चीन का जो आर्थिक व्यापार था ये एक महत्वपूर्ण दौर में पहुंचा और भारत और चीन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बनकर सामने आए। इसके अलावा सहयोग और प्रतिस्पर्धा भी इन दोनों देशों में लगातार चलती रही। अब अगर एक और महत्वपूर्ण शक्ति की बात करें तो वो था यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के साथ भी शीत युद्ध के बाद भारत ने आर्थिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास किया और भारत ने व्यापार, निवेश और मानवाधिकार जैसे मामलों में सकारात्मक भूमिका निभाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपसे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, 2 पूछे जाएंगे, मैंने यहां आपको चारों करवा दिए हैं, जिसमें पहला पूछा जा सकता है भारत रूस सामरिक संबंध। तो भारत और रूस के अगर सामरिक संबंधों की बात करें तो 1947 जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय से ही हमने अपनी विदेश नीति में जो सोवियत संघ था उसका एक महत्वपूर्ण स्थान रखा। लेकिन थोड़े समय के लिए जब हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की तो उस समय सोवियत संघ से हमारी थोड़ी सी दूरी बढ़ गई, लेकिन उसके बावजूद लगातार हमारा सामरिक तौर पे सोवियत संघ या रूस के साथ संबंध जारी रहा, जिसमें देखते हैं कि 1962 का युद्ध था, ठीक है, उसके अलावा 1965 का युद्ध या 1971 का युद्ध, तो इन सभी युद्धों में सोवियत संघ द्वारा हमें समर्थन मिला और पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ जो हमारे जो बिगड़ते रिश्ते थे उसको संभालने में सोवियत संघ या रूस ने काफी इंपॉर्टेंट योगदान दिया। आज के दौर में भी देखते हैं तो सोवियत संघ के विघटन के बाद जो रूस है, रूस के द्वारा हमें लगातार समर्थन मिलता रहता है। चाहे हम बात करें ये सामरिक संबंधों को लेकर तो लगातार हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में दोनों देशों ने सन 2000 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की, जिसमें कि रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को अधिक इंपॉर्टेंस दी। इसके अलावा रूस से हम लगातार पनडुब्बियां परचेज करते हैं या लीज पे लेते हैं, मिसाइल हो गए, टैंक हो गए, लड़ाकू विमान हो गए जैसे कि सुखोई, और इसके अलावा अब हाल फिलहाल में हमने S-400 की डील भी रशिया के साथ, रूस के साथ की है। तो ये थे आपका भारत और रूस का सामरिक संबंध या समझौता। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो 1971 का युद्ध, बांग्लादेश की मुक्ति। तो 1971 का युद्ध जो कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच हुआ था, तो इसने एक नए देश बांग्लादेश को किस प्रकार से स्वतंत्र कराया, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो ये दौर था 1971 का, जब भारत का पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान का बांग्लादेश है उसके साथ युद्ध हो रहा था। तो ये शुरुआत होती है कि जब बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है और पूर्वी पाकिस्तान, तो उसने
उसने जो मेन पाकिस्तान था उसके अत्याचारों को ये सहन नहीं कर पा रहा था, उसके अत्याचारों से त्रस्त हो चुका था और वहां की आम जनता ने, बांग्लादेश की जनता ने एक सशस्त्र विद्रोह कर दिया और पाकिस्तान को अपने देश से भगाने के लिए कोशिश की, जिसके लिए उन्हें युद्ध का सहारा लेना पड़ा। लेकिन भारत की विदेश नीति देखिए उस समय इतनी मजबूत थी कि हमने भी अपने सूझबूझ और कूटनीति का परिचय देते हुए भारत ने इस मामले में इंटरफेयर किया और पाकिस्तान को युद्ध में हराते हुए एक नए देश बांग्लादेश को निर्माण किया। और इसका जन्म होता है 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान की जब पराजय हुई तो उसके साथ ही बांग्लादेश का अस्तित्व सामने आता है, जो कि भारत को इस घटना ने क्या किया कि भारत को वैश्विक स्तर पे एक अग्रणी बना दिया और अपनी शक्तिशाली रूप को दिखाने के लिए प्रकट किया। और भारत ने जो है अपने सामरिक जो उसका बल है उसका भी परिचय इस युद्ध में दिया था। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के जो रिश्तों की बात करें तो उस समय काफ़ी इनके रिश्तों में सुधार आया, आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे दोनों का सहयोग आगे चलता रहा। हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पे अभी काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका मध्य एशिया के साथ भारत के आर्थिक संबंध, तो इसे भी आप कर लेंगे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। और भारत लैटिन अमेरिका संबंध, ये भी आपका काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपसे पूछता है भारत की विदेश नीति के बदलते स्वरूप का परीक्षण कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये दोनों सेम ही है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको वर्डिंग्स को चेंज करना है, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा। भारत की विदेश नीति के बदलते स्वरूप यानी किस प्रकार से हमारा विदेश नीति का जो है स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कौन कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तो इसमें भी आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है कि 1947 से 1960 के बीच हमने कौन से मुद्दों को स्थान में रखा या केंद्र में रखा और उसके आधार पर अपने विदेश नीति का निर्माण किया और उसके बाद धीरे धीरे ये क्रम कैसे आगे चलता रहा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देखिए तो 1947 से 60 में जैसा कि आपको बताया था हमारी विदेश नीति का आधार था गांधीवादी दृष्टिकोण और नैतिकता। इसके बाद यहाँ पे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आता है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमने लगातार प्रयास किए। फिर भारत चीन का जो युद्ध आता है तो इसको आप डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद जो हमारे देश में 1990 के दशक में जो है आर्थिक सुधार किए गए वैश्वीकरण के दौर में, ये लिखेंगे आप। फिर 21वीं सदी और खास तौर से सन 2000 के बाद के दौर के देखें तो हमने अपने आर्थिक इसमें विदेश नीति में क्वाड को इंपॉर्टेंस दिया, रूस और यूरोपीय संघ के साथ हमने अपने संबंध अच्छे किए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा। और वर्तमान में अगर हम चीन के साथ रिश्ते देखें तो ये भी हमारे सीमा विवाद लगातार जारी हैं, जिसका हमने मजबूत रूप से सामना किया और उनको मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया। ये वीडियो ऑलरेडी आपका काफी लेंथी हो चुका है, तो ये बाकी क्वेश्चन आपको जब पीडीएफ मिल जाएगा तो उसके माध्यम से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन से एग्जाम का है उसका कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका वीडियो भी आपके लिए जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।